रुचि तिवारी ये बात भूल गई है कि देश में जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उनकी हैसियत क्या थी। उनको जरा इतिहास में झांकने की जरूरत है। जो खुल के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, जरा 75 साल पहले चले जाएं। 1950 से पहले इन्हीं बहन बेटियों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। इन बहन बेटियों को पढ़ाई लिखाई करने की इजाज़त नहीं थी। कि जिस संविधान ने और जिस देश के लोकतंत्र ने इनको बोलने की आज़ादी दी है, इनको बराबरी का अधिकार दिया है, ये लोग उसी लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, ये लोग उसी संविधान का विरोध कर रहे हैं। और जिस मनुस्मृति ने 5000 साल इनका शोषण किया है, इनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रखा, इनको घर के अंदर गुलाम बनाने की मशीन बना के रखा। ये गुलाम हुआ करती थी। सती प्रथा क्या था? जिंदा जला दिया जाता है, पति मर गया तो जिंदा जला देंगे स्त्री को। तो ये सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा है और बाल विवाह जैसी जो गलत प्रथा थी, ये प्रथा कहाँ से आई? ये सब मनुस्मृति की देन है। इसके अलावा जो देवदासी प्रथा कई मंदिरों में जो चल रही थी, सदियों से चल रही थी, इसमें किसका शोषण होता था? इसमें दलितों का शोषण हो रहा है, इसमें सवर्ण जाति की महिलाओं का भी शोषण हो रहा था। और मैं तो इन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आप लोगों से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हम तो कम से कम समझ रहे हैं कि हाँ, 5000 साल हमारे साथ शोषण हुआ और देश का संविधान ही है और देश के संविधान की ही ताकत है जिसने आज हमें बोलने की आज़ादी दी, जिसने आज हमें बराबरी का अधिकार दिया। पहले तो चीज़ ये समझ लीजिए बड़े क्लियर तरीके से कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फ़र्क है। ब्राह्मण एक जाति है और ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझने की बात है। और इस ब्राह्मणवाद से ग्रसित ठाकुर भी है, बनिया भी है और ओबीसी के भी कुछ लोग हैं, दलित जाति के भी कुछ लोग हैं जो ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं। इसमें हर जाति का और हर धर्म का व्यक्ति है जो इस विचारधारा से ग्रसित है। और आरएसएस में कोई एक जाति के लोग तो है नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों की संस्था है आरएसएस। आरएसएस में तो सभी लोग हैं। तो विरोध तो आरएसएस की विचारधारा का हो रहा है, मनुवाद की विचारधारा का हो रहा है, विरोध ब्राह्मणवाद की विचारधारा का हो रहा है। और जब विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो अगर आपको हमारी बातों का विरोध करना है तो आप अपने तथ्य रखिए। आप लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं या ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मनोवाद मुर्दाबाद के नारे? एक बात बताइए, जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे वही लोग लगा सकते हैं तो हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगा सकते भला? जब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर सख्ती क्यों दिखा रहा है? आपने देखा कल किस तरीके से डीयू में आंदोलन हुए जहां पर साफ तौर पर जो यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्या बोला गया? देश के गद्दार बोला गया। और एबीवीपी के जो गुंडे हैं वो क्या कह रहे हैं? देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को। इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल हो रहा हो। भला क्यों ना हो इस्तेमाल? क्यों? क्योंकि इनके जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो लोग भी इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को ऊपर से यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहीं मोहन भागवत का आज बयान आ रहा है। मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि यूजीसी के समर्थन में सभी को आना चाहिए, लेकिन उनके जो पाले हुए पट्टे हैं, उनकी शाखा से जो जाने वाले लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। पर मीडिया कह रहा है कि अब तो यूजीसी लागू भी नहीं हुआ तब ये हाल। अगर यूजीसी लागू हो जाएगा तो कैसे मारेंगे लोग? देश में जातीय वैमनस्यता काफी हद तक कम हो जाएगी। यूजीसी अगर लागू हो गया तो जो जातीय भेदभाव हर जगह है, तो सबसे ज्यादा जातीय भेदभाव कहाँ पे है? शैक्षिक संस्थानों में। शैक्षिक संस्थान जातिवादियों का अड्डा बनी हुई है, जहाँ पर जाति देखकर, जहाँ पे धर्म देखकर, जहाँ पर संप्रदाय देखकर, जहाँ पर रंग देखकर भेदभाव किया जाता है। कोई भी शिक्षक क्लास में आता है तो सबसे पहले विद्यार्थी से उसका नाम पूछता है। नाम पूछने के बाद उसकी जाति और पूछेगा। फिर उसके बाद जब उसे जाति मालूम पड़ जाएगी कि ये कौन सी जाति का है, तब उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा। मैं तो खुद शिक्षा जगत से रहा हूँ, मैं खुद शिक्षक रहा हूँ, तो मुझे तो भली भांति मालूम है। और मैं इससे पहले पढ़ा भी हूँ, तो मैंने देखा है, उस भेदभाव को मैंने महसूस किया है, उस भेदभाव को मैंने झेला है कि किस तरीके से दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ ये जो मनवादी विचारधारा के जो लोग बैठे हुए हैं व्यवस्थाओं में, ये भेदभाव करते हैं। और दूसरी बात, कोर्ट में जो स्टे आया है तो उसका भी विरोध है। और स्टे क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पे जो जज बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं। जो वकील हैं वो 80% जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में वो भी उन्हीं के लोग हैं। समस्या तो यही है
कि जब सिस्टम बराबरी नहीं कर रहा है तो हमारे साथ तो भेदभाव होगा ही होगा। मतलब आपके आंदोलन में कोई ब्राह्मण पत्रकार जाएगा, अगर आपसे सवाल करेगा तो आप उसके कपड़े खींचोगे, उसे घेरोगे, उसे मारोगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सवाल किस तरीके के हुए हैं? सवाल के तरीके के होने चाहिए। सवाल में और बेइज्जत करने में फर्क होता है। आप जाके वहाँ ये पूछोगे कि पानी मिला नहीं तो जिंदा कैसे रहे? आप जाके ये कहोगे कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद? आप जाके ये कहोगे कि देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को? ये सवाल होते हैं पत्रकारों के? अगर आप पत्रकार हो तो पत्रकार सिर्फ का काम होता है सिर्फ खबर दिखाना। पत्रकार का काम ये नहीं होता है कि वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, किसी खबर को झूठा या सच्चा बताए। पत्रकार सिर्फ खबर दिखाता है और झूठ और सच का फैसला जनता करती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, और हमारे देश का इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, कि अब पत्रकार फैसला करने लग गए कि कौन सी खबर सही है कौन सी खबर झूठी है। तिवारी को धमकी दी जा रही है, सरेआम फोन कर। अरे कौन धमकी देगा? कौन धमकी देगा रुचि तिवारी को? रुचि तिवारी जैसे आतंकवादियों को कौन धमकी देगा भला? वो रुचि तिवारी ये बात भूल गई है कि देश में जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उनकी हैसियत क्या थी। उनको जरा इतिहास में झांकने की ज़रूरत है। जो आज के टाइम पे जो ब्राह्मण जाति की या सवर्ण जाति की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जो खुल के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, जरा 75 साल पहले चले जाएं। 1950 से पहले इन्हीं बहन बेटियों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। इन बहन बेटियों को पढ़ाई लिखाई करने की इजाज़त नहीं थी। ये बहन बेटियां जो सवर्णों की बहन बेटियां हैं, इनको घर में रहने की पूरी तरीके से पाबंदी थी। घूंघट में रहती थी ये। और ये बेवकूफ़ है। मैं तो इन्हें मूर्ख मानूंगा कि जिस संविधान ने और जिस देश के लोकतंत्र ने इनको बोलने की आज़ादी दी है, इनको बराबरी का अधिकार दिया है, ये लोग उसी लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। ये लोग उसी संविधान का विरोध कर रहे हैं। और जिस मनुस्मृति ने 5000 साल इनका शोषण किया है, इनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रखा, इनको घर के अंदर गुलाम बनाने की मशीन बना के रखा। ये गुलाम हुआ करती थी। सती प्रथा क्या था? जिंदा जला दिया जाता है। पति मर गया तो जिंदा जला देंगे स्त्री को। तो ये सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा है और बाल विवाह जैसी जो गलत प्रथा थी, ये प्रथा कहाँ से आई? ये सब मनुस्मृति की देन है। इसके अलावा जो देवदासी प्रथा कई मंदिरों में जो चल रही थी, सदियों से चल रही थी, इसमें किसका शोषण होता था? इसमें दलितों का शोषण हो रहा है। इसमें सवर्ण जाति की महिलाओं का भी शोषण हो रहा था। और मैं तो इन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आप लोगों से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हम तो कम से कम समझ रहे हैं कि हाँ, 5000 साल हमारे साथ शोषण हुआ और देश का संविधान ही है और देश के संविधान की ही ताकत है जिसने आज हमें बोलने की आज़ादी दी, जिसने आज हमें बराबरी का अधिकार दिया। आप तो कम से कम संविधान का एहसान मानो। ये समाज में इतनी नफरत एक दूसरे के प्रति, ये कौन है इसके? कौन फैला रहा है? पुलिस स्टेशन में भी लोग देखिए एक दूसरे के खिलाफ क्या 2014 के बाद से ही ये नफरत का माहौल फैलना शुरू हुआ। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, इन्होंने पूरे देश के सिस्टम को झूठ की फैक्ट्री बना दिया है। अब खबरों में ये नहीं समझ में आता है कि सच्ची खबर कौन सी है और झूठी खबर कौन सी है। और इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन शैक्षिक संस्थाओं में जातीय वैमनस्यता इतनी बढ़ गई है, जातीय भेदभाव इन शैक्षिक संस्थानों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जाति के नाम पे शोषण की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री भले ही पीठ ठोंकते रहे कि हम विश्वगुरु बन गए, लेकिन हम किस मामले में विश्वगुरु बने हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। हम झूठ बोलने में विश्वगुरु बने हैं, हम जातीय भेदभाव फैलाने में विश्वगुरु बने हैं, हम महिलाओं के साथ अत्याचार करने में विश्वगुरु बने हैं। महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। और पूरा मामला यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर था। ये जाति संघर्ष बनता चला जा रहा है। ये बनाया किसने? ये कोर्ट ने ही तो बनाया है। कोर्ट अगर इस पे स्टे नहीं लगाता, कोर्ट इसको लागू कर देता, मामला खत्म हो जाता। लेकिन कोर्ट कुछ मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उनसे डर गया। कोर्ट ये कह रहा है कि जाति भेदभाव फैलेगा इससे। अरे इससे जाति भेदभाव फैलेगा नहीं, इससे जाति भेदभाव खत्म होगा। रोहित वेमुला जैसे लोग जो आत्महत्या करने पे मजबूर हुए, ऐसे तमाम हजारों बच्चे जो हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, लाखों बच्चे जो अपने एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं जाति भेदभाव की वजह से, ऐसे लोगों के ऊपर शोषण होना बंद हो जाए।
लेकिन जो मनवादी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते कि दलित, शोषित, वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो आदिवासी समाज है, ये मुख्य धारा में आए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी देख लीजिए, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, देश की जो 90% आबादी है, जो देश का पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, इसकी हिस्सेदारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मात्र 12.4% है, जबकि इनकी संख्या 90% है। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे, प्रधानमंत्री देंगे, राष्ट्रपति देंगे? कौन इसका जवाब देगा कि देश की 90% आबादी जब मुख्य धारा में ही नहीं आ पा रही है, जब पढ़ाई लिखाई का जो उनका मौलिक अधिकार है वही उनको नहीं मिल पा रहा है, तो देश को विश्वगुरु आप कैसे बनाएंगे? 100 अगर मान लीजिए कि 100 पहिए की कोई गाड़ी है, 100 में से 90 पहिए में तो हवा है ही नहीं, सिर्फ 10 पहियों के सहारे आप 100 पहिए की गाड़ी कैसे चला लोगे? जब तक 100 के 100 पहियों में बराबर हवा नहीं होगी, जब तक पूरे देश की जो आबादी है उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। और वो बराबरी का अधिकार कहाँ से मिलेगा? शिक्षा से मिलेगा, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। और इस शिक्षा के मौलिक अधिकार से ही देश की मनवादी व्यवस्था देश के बहुजनों को दूर रखना चाहती है। देखिए, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, राजनेता हों, और यहाँ तक कि पत्रकार, अब पत्रकार में भी जातियों के हिसाब से पत्रकारिता होने लगी है। तो ये जो कुछ जातिवादी पत्रकार हैं, जो मनवादी विचारधारा से ग्रसित हैं, ये लोग किसी भी अन्य विचारधारा का अगर कोई प्रोटेस्ट जंतर मंतर या दिल्ली में या देश के किसी भी हिस्से में होता है, तो वहाँ विघ्न बाधा डालते हैं। उस प्रोटेस्ट को, उस शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन में ये लोग खलल डालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रुचि आपका आंदोलन कवर करने जाए तो आप जाति पूछकर उसको मारोगे? नहीं, आप वहाँ पर पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं तो उस खबर को कवर कीजिए, और कोई सवाल करना है तो सवाल कीजिए, वहाँ पे जाके माहौल ख़राब मत कीजिए। कोई हमारा बुद्धिजीवी वहाँ बोल रहा है, तुम उसके ऊपर पानी फेंक रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि जब तक तुम्हें पानी नहीं मिला इतने सालों से तो तुम जीवित कैसे रहे, पानी मिला नहीं मिला, ज़बरदस्ती किसी का मोबाइल छीन रहे हो। तो और उस कोई व्यक्ति अगर विरोध कर रहा है, कोई लेडीज विरोध कर रही, तो उसकी तुम पिटाई कर दे रहे हो। इस तरह की अगर तुम्हारी हरकतें हैं तो तुम पत्रकार नहीं हो, तुम मनवादी भावना से ग्रसित एक गुंडे हो, मवाली हो। और ऐसे लोगों की जगह जेल के ही सलाखें हैं। और ऐसे फर्जी लोग जो खुद को पत्रकार बनते हैं, ना तो उन्होंने पत्रकारिता को पढ़ा होता है। जब उनसे लल्लन टॉप के जरिए सवाल किया गया कि आपकी जो डिग्री है वो कितने साल की है, तो वो पत्रकार डिग्री नहीं बता पाई। कोई भी साधारण सी आईक्यू लेवल का व्यक्ति ये बता देगा कि कोई भी डिग्री कोर्स या तो 3 साल का होता है या 4 साल का होता है, लेकिन वो लेडीज जो रुचि तिवारी नाम की है वो बता नहीं पाई कि उसकी डिग्री कितने दिनों की है और कितने दिन उसने उसमें ट्रेनिंग करी है। अरे दबाव इतना हो गया ना, भूल जाते किस हैं। बात का दबाव है? चौतरफा दबाव तो इन लोगों ने बना रखा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग चारों तरफ से आके वहाँ दबाव बनाने का काम तो ये लोग करते हैं, माहौल खराब करने का काम ये करते हैं। आंदोलन खराब नहीं करते हैं, आंदोलन में आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश करते हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को तो डीयू के वाइस चांसलर जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि इस तरह से जो डीयू में हरकत की गई है एबीवीपी के गुंडों द्वारा और जातिवादी पत्रकारों द्वारा, उन्होंने जो वाइस चांसलर है उन्होंने खुद निंदा करी है इस बात की। और देखिए, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और आरएसएस ये एक ऐसी विचारधारा है, इस विचारधारा में हर जाति के लोग हैं।